नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि विभिन्न विद्यालयों को समग्र शिक्षा के अंतर्गत अनेकों अनुदान जो है प्राप्त होते हैं। इन्हीं अनुदानों में से एक है स्पोर्ट्स ग्रांट या खेल अनुदान। खेल अनुदान का उपयोग विद्यालय में विभिन्न खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से खेल अनुदान राशि का उपयोग कर सकते हैं और इस राशि को प्रदान करने के पीछे समग्र शिक्षा का क्या उद्देश्य है और राशि के आहरण और व्यय संबंधित विभिन्न जानकारियाँ जो हैं इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस प्रकार से खेल अनुदान का उपयोग करें। तो जैसा कि हम सबको पता है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों को विद्यालय के स्तर के आधार पर अनुदान जो है वो खेलों के लिए प्राप्त होती है। जैसे वर्ष 2021-22 में सभी प्राथमिक विद्यालयों को खेल अनुदान के रूप में 1500 की धनराशि, जबकि उच्च प्राथमिक शालाओं को 3000 की धनराशि और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों को खेल अनुदान के रूप में 7500 की धनराशि जो है प्राप्त हुई है। इन्हीं धनराशियों का उपयोग करते हुए विद्यालयों में खेल प्रतिभाओं को निखारना होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि समग्र शिक्षा के द्वारा इस प्रकार से सालानुदान के रूप में धनराशि देने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो समग्र शिक्षा से प्राप्त धनराशि का उपयोग करते हुए हमें विद्यालय में कई उद्देश्यों को पूर्ण करना है। इनमें से सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों को विभिन्न खेलों से जोड़ते हुए उन्हें खेल खेलने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा उद्देश्य है शाला प्रबंधन समिति को बच्चों को खेल खिलाने से संबंधित विभिन्न जानकारियों से अवगत कराना और समुदाय के सहयोग से विद्यालय में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। इसके अलावा स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना एवं स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से बच्चों को खेलने हेतु अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये चार जो हैं वो विद्यालयों को खेल अनुदान की राशि प्रदान करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम इस खेल अनुदान की राशि का आहरण या भुगतान जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त होने वाली समस्त अनुदानों का भुगतान वर्ष 2021-22 से पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जाना है। तो ऐसे में सभी जो खेल अनुदान की राशि का आहरण और भुगतान जो है वो पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम किस प्रकार से राशि का आहरण या भुगतान जो है वो कर सकते हैं। तो खेल सामग्री का क्रय करने से पहले आपको शाला प्रबंधन समिति की एक बैठक जो है वो आयोजित करनी होगी। यदि आप चाहें तो अपने विद्यालय में एक क्रय समिति का भी गठन कर सकते हैं। इस बैठक में आपको यह प्रस्ताव पारित करना होगा कि विद्यालय में बच्चे के जो हैं किस खेल के लिए रुचि रखते हैं तथा किस खेल से संबंधित जो सामग्री है वो क्रय करनी है। संबंधित 2 या 2 से अधिक खेलों का चयन करने के बाद आपको उस खेल से संबंधित सामग्री क्रय करने के लिए किसी एक संस्थान का चयन करना होगा जिस संस्थान से आप उस खेल सामग्री को क्रय करेंगे। विभिन्न खेल सामग्रियों का सूची तैयार करने के बाद अब आप संबंधित संस्थान को सामग्री क्रय के लिए आदेश जो है वो देंगे। यह आदेश जो है वो शाला प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के आधार पर दिया जाएगा। एक बार संबंधित संस्थान से खेल सामग्री प्राप्त होने के बाद उसे समिति के समक्ष भौतिक सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा और क्रय की गई सभी खेल सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। यदि समिति क्रय खेल सामग्री की गुणवत्ता से संतुष्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित संस्थान को खेल सामग्री की देयक का भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से खेल अनुदान राशि का भुगतान जो है वो अपने खाते के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि 2021-22 से समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त होने वाले समस्त अनुदान का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जाना है। इसलिए इस अनुदान का भी भुगतान डिजिटल रूप से पीएफएमएस के माध्यम से ही किया जाएगा। आइए मैं बताता हूं कि आप इस अनुदान का उपयोग किस प्रकार के खेल सामग्री को क्रय करने के लिए कर सकते हैं। इस अनुदान का उपयोग प्राथमिक शालाओं में विभिन्न खेलों के लिए किया जा सकता है। ये केवल सुझाव हैं, जैसे कि दौड़, कबड्डी, रस्साकसी, योग, सॉफ्ट टेनिस, कूद, खो खो, कैरम, फुटबॉल, भंवरा, कंचे, पिट्ठूल,
मल्लखम्ब, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, रस्सी कूद, बुरा दौड़, टायर दौड़, हैंडपंप, पतंगबाजी, गोला फेंक, गेड़ी, जूडो, हॉकी, बैडमिंटन आदि खेलों का उपयोग प्राथमिक स्तर पर सामग्री क्रय करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर पर खेले जाने वाले कुछ सुझात्मक जो खेल हैं वो हो सकते हैं एथलेटिक्स, कबड्डी, रस्साकसी, योग, साफ टेनिस, पंजा लड़ाना, बॉक्सिंग, खो खो, कैरम, फुटबॉल, पतंगबाजी, कुश्ती, शतरंज, पिट्ठूल, मल्लखम्ब, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, वजन उठाना, बुरा दौड़, तैराकी, हैंडबॉल, नेटबॉल, क्रिकेट, गोला फेंक, जूडो, हॉकी, बैडमिंटन इत्यादि हो सकते हैं। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में खेले जाने वाले कुछ सुझाव जो हैं वो खेल वो ये हो सकते हैं एथलेटिक्स, कबड्डी, रस्साकसी, योगा, साफ टेनिस, पंजा लड़ाना, बॉक्सिंग, खो खो, कैरम, फुटबॉल, पतंगबाजी, शतरंज, पिट्ठूल, मल्लखम्ब, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, वजन उठाना, साइकिलिंग, गोला फेंक, आँख मिचौली, जूडो, हॉकी, बैडमिंटन, नेटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल आदि। इनमें से विद्यालय की उपलब्ध भौतिक संसाधन और अन्य विद्यालयों की छात्रों की रुचि के आधार पर खेल संबंधी सामग्री जो है वो क्रय की जा सकती है। इसके अलावा समग्र शिक्षा से जारी निर्देश में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शालाओं में खेल के लिए एक अलग से कालखंड एवं समय की व्यवस्था जो है वो करनी अनिवार्य होगी। इस कालखंड में बच्चे जो है अपने स्तर और शौक के आधार पर खेलने के लिए सामग्री जो है वो विद्यालय से प्राप्त करेंगे और अपनी खेल प्रतिभाओं को निखारेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।